गुड मॉर्निंग डियर। आज हम एक नई टॉपिक वेग वर्णनकर्ता मीन्स वेग सिलेक्टर, वेग को हम सिलेक्ट करेंगे। यानी एक वेलोसिटी की ऐसी वैल्यू सिलेक्ट की जाती हैं जिसके द्वारा यदि आवेश को उस वेलोसिटी की वैल्यू से यदि आवेश को गति करवाया जाए विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में, तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स ज़ीरो रहता है। इट मीन्स आवेश उसी वेलोसिटी से कांस्टेंट अचर वेग से वो गति करता रहता है। इसमें एक कंडीशंस हैं कि विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत होने चाहिए और आवेश भी उन दोनों के लंबवत गति करें। फॉर एग्जाम्पल, हम ये मान के चलते हैं कि हमारा आवेश Q v वेग से यानी वेलोसिटी v से x अक्ष की डायरेक्शन में गति कर रहा है। वैद्युत क्षेत्र E y अक्ष की डायरेक्शन में है तथा चुंबकीय क्षेत्र B सपोज z अक्ष की डायरेक्शन में है। ओके, आप जानते हैं x दिशा में इकाई सदिश होता है i कैप, y अक्ष की दिशा में इकाई सदिश होता है j कैप और z अक्ष की दिशा में इकाई सदिश होता है k कैप। जब भी कोई आवेश Q v वेग से विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में क्रॉसित क्षेत्र में गति कर रहा हो तो उस पर लगने वाला लोरेंट्ज़ बल F, जो कि वैद्युत बल प्लस चुंबकीय बल दोनों का सदिश योग होता है। वैद्युत बल F इक्वल टू Q इंटू E प्लस चुंबकीय बल होता है Q V क्रॉस B। ओके डियर, Q कॉमन ले लेते हैं, सदिश E प्लस सदिश V क्रॉस B। यानी इस आवेश Q पर वैद्युत बल जो होगा इस डायरेक्शन में होगा Fe इक्वल टू Q इंटू E और चुंबकीय बल जो होगा वो Z अक्ष की डायरेक्शन में है क्योंकि हमारा चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ है। चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो Z अक्ष की डायरेक्शन में है, वेलोसिटी X अक्ष की डायरेक्शन में है, तो फोर्स जो होगा वो इन दोनों के भी लंबवत होगा। अर्थात अगर हम मैग्नेटिक फोर्स की बात करें इन दोनों के लंबवत यानी Fb ऋण y अक्ष की दिशा में इस तरफ होगा। ओके, और वो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? आपको मालूम है कि हम दाहिने हाथ के स्क्रू के नियम से चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेश पर लगने वाले चुंबकीय बल की डायरेक्शन को हम जान सकते हैं। चलिए वैल्यू पुट कर दिए। देखो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? y अक्ष की दिशा में, तो आप सदिश E को इस प्रकार लिख सकते हैं E इंटू जे कैप। वेलोसिटी v कौन से अक्ष पे है? x अक्ष की डायरेक्शन में है, तो इसका आप लिखते हैं v इंटू आई कैप। यानी किसी भी सदिश को उसके परिमाण व दिशा यानी एकांक सदिश के गुणनफल के रूप में दर्शा सकते हैं आप। चुंबकीय क्षेत्र b किस डायरेक्शन में है? हमारा वो z अक्ष की डायरेक्शन में, तो आप इसको लिखते हैं b इंटू के कैप। हम इन तीनों की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, फिर सॉल्व करते हैं, तो देखिए हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा f इक्वल टू q सदिश E के स्थान पर हमने लिखा E इंटू जे कैप प्लस वी आई कैप क्रॉस बी के कैप। देखो सदिश गुणनफल जो होता है वो हमेशा दो सदिशों के बिटवीन होता है, तो ऐसा करिए आप, वी और बी तो मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, उसको बाहर ले लीजिए और आई क्रॉस के इट मीन्स माइनस जे कैप। तो फाइनली आपका लोरेंट्ज़ बल हुआ F इक्वल टू Q ई जे कैप माइनस वी बी इंटू जे कैप। जे कैप कॉमन ले लेता हूँ, F इक्वल टू Q ई माइनस वी बी इंटू जे कैप। ये हमारा नेट फोर्स है। ओके, लोरेंट्ज़ बल। अब हम ये चाहते हैं कि उस आवेश पर जो कि आवेश Q v वेग से विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र जो कि दोनों परस्पर लंबवत हैं में वो गति कर रहा है और हम चाहते हैं कि उस पर लगने वाला नेट फोर्स ज़ीरो हो जाए। तो नेट फोर्स ज़ीरो करना है यदि आपको, तो इस पूरी वैल्यू को हम ज़ीरो करें। इट मीन्स E माइनस वी बी इक्वल टू जीरो होना चाहिए, अर्थात E इक्वल टू वी बी एंड वेलोसिटी V इक्वल टू E अपॉन B। अर्थात विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के मान का जो अनुपात होता है वो वेलोसिटी V के बराबर, अर्थात हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो हो, उनके वैल्यू का जो रेशियो, मैग्नीट्यूड का जो रेशियो होता है उसका जो मान आता है उतनी वेलोसिटी की वैल्यू से यानी उतने मान से यदि हम उस कण को गति करवाएं तो उस पर लगने वाले नेट चुंबकीय नेट लोरेंट्ज़ बल की वैल्यू या नेट लोरेंट्ज़ बल का मान शून्य हो जाएगा।
अर्थात यदि आवेश ई और बी के अनुपात के मान के बराबर यदि गति कर रहा हो तो उस पर लगने वाली नेट फोर्स की वैल्यू 0 रहेगी, यानी आवेश उसी स्पीड से गति करता रहेगा भले ही विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र क्यों न उपस्थित हो। अब हम बात करें डी एक नए टॉपिक की, साइक्लोट्रॉन की। साइक्लोट्रॉन जिसकी सहायता से हम आवेशित कणों को त्वरित गति करवाते हैं, अर्थात अधिक ऊर्जा के साथ उसको गतिशील बनाया जाता है। त्वरित गति करने का मतलब समय के साथ उसके वेग में वृद्धि की जाती है। इट मीन्स साइक्लोट्रॉन एक ऐसा साधन है जो आवेशित कणों को त्वरित गति प्रदान करता है। आवेशित कणों को त्वरित करने का साधन है। त्वरित करने का मतलब हुआ समय के साथ वेलोसिटी में इंक्रीज, वृद्धि होना। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इट मीन्स सिंपल सी बात है उसकी गतिज ऊर्जा, इट मीन्स उसकी ऊर्जा भी बढ़ रही होती है। ओके, फिर इस आवेशित कणों को हमने त्वरित कराया, उसकी ऊर्जा इंक्रीज किया, फिर इसका बेनिफिट क्या? हम फिर इन त्वरित कणों यानी अत्यधिक ऊर्जा वाले कणों को फिर हम किसी परमाणु की नाभिक पर उसको अटैक करवाते हैं, फिर उस नाभिक के साथ होने वाली अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। उन त्वरित कणों को आप किसी सॉलिड या ठोस पर आपतित करके आयन इम्प्लांटेशन मीन्स एक नए आयन को इम्प्लांट करना हो उसके स्थान पर, तो उसके लिए इसको कर सकते हैं। यानी आप आयन इम्प्लांटेशन में भी इनका यूज़ कर सकते हैं। आप कृत्रिम रेडियो एक्टिव तत्वों का निर्माण करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम साइक्लोट्रॉन में त्वरित कणों का यूज़ कर सकते हैं। कृत्रिम रेडियो एक्टिव तत्वों का निर्माण करने के लिए इट मीन्स ये सब इसके यूजेस हैं, बेनिफिट्स हैं कि साइक्लोट्रॉन से आपने कणों को त्वरित तो किया, इफ इस त्वरित कणों को यानी अत्यधिक ऊर्जा वाले कणों का यूज़ किया है तो उसको हम यूज़ करते हैं नाभिक पर गिराकर उसको नाभिक की संरचना का अध्ययन करना हो तो, आयन को इम्प्लांट करना हो यानी किस आयन के स्थान पर दूसरे आयन को शिफ्ट करना हो तो, फिर कृत्रिम रेडियो एक्टिव तत्वों का निर्माण करना हो, ये सब इसके बेनिफिट्स हैं डियर। ओके, फिर हम बात करेंगे अभी साइक्लोट्रॉन के सिद्धांत की, फिर साइक्लोट्रॉन की बनावट और क्रियाविधि की। ओके, यानी एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए डियर नेक्स्ट टॉपिक। ओके डियर, हम साइक्लोट्रॉन के बनावट तथा कार्यविधि की बात कर रहे हैं। यहाँ सबसे पहले आपको मैं आप दिखाऊं, यहाँ ये जो डॉट डॉट हैं ये है एक समान चुंबकीय क्षेत्र B इस कागज़ के तल के लंबवत और बाहर की ओर। डॉट इट मीन्स एक समान चुंबकीय क्षेत्र B दर्शाया गया जो पृष्ठ के तल के लंबवत व बाहर की ओर हैं। यहाँ पर ये जो डी अक्षरनुमा आपको दो दिखाए गए हैं, इसको हम D1 D2 धातु के दो खोखले गोले हैं। ओके, ये जो लाइन है ये थोड़ा गलती से बन गया है, एक्चुअली में D1 D2 अंग्रेजी के दो अक्षरनुमा धातु के दो खोखले गोले हैं जिनको हम डीज से भी उच्चारित करते हैं, जिनके व्यास एक दूसरे के समांतर समायोजित किए जाते हैं। फिर इनको हम एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की सहायता से जोड़ देते हैं। आपको मालूम हो धातु के खोखले के भीतर वैद्युत क्षेत्र 0 होता है, तो वैद्युत क्षेत्र सिर्फ D1 D2 के व्यास के समांतर सिर्फ इस बीच के विस्तार में ही आपको मिलेगा, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र इस खोखले गोले के भीतर भी पाया जाता है। फिर हम किसी धन आवेशित कण को P बिंदु पर मुक्त करते हैं। सपोज किसी धन आवेशित पार्टिकल को, जैसे प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल्स को हम P बिंदु पर मुक्त किए। अब जैसे आप विद्युत क्षेत्र अप्लाई करते हैं और हमने कैसा विद्युत क्षेत्र लगाया है, सॉरी कैसी धारा सोर्स है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत में क्या होता है, धारा की डायरेक्शन सतत बदलती रहती हैं हर T/2 समय के पश्चात। अगर आपको ध्यान हो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत में ऐसा होता है डियर, हर T/2 टाइम इंटरवल के पश्चात करंट की डायरेक्शन सतत बदलती हैं। यहाँ से यहाँ तक ये पूरा आवर्तकाल T होता है, तो ये T/2 समय हुआ। तो T/2 समय में यदि धारा सपोज D1 से D2 की तरफ है यदि, तो अगले T/2 समय में धारा की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, करंट चेंज हो जाएगा, फिर D2 से D1 हो जाएगा। माना कि पहले T हाफ के लिए सपोज D1 पॉजिटिव और D2 यदि नेगेटिव है तो करंट माना D1 से D2 की ओर। सेकेंड हाफ में करंट डायरेक्शन चेंज करता है, D2 पॉजिटिव हो जाएगा और D1 नेगेटिव हो जाएगा आपका, तो करंट यहाँ से फ्लो होगा आपका, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी बदल जाएगी। ओके, जैसे हम किसी धन आवेशित कण को P बिंदु पर मुक्त किए, माना उस क्षण D1 पॉजिटिव D2 सपोज नेगेटिव, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ D1 से D2 की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ हुआ आपका। अब धन आवेशित कण पर बल हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। बल लगा F = Q × E,
फोर्स लगने से क्या हुआ, आवेश गति करेगा यानी उसको एनर्जी मिलेगी। तो कार्य हुआ W बराबर Q इंटू वी, कार्य होता है आवेश गुणा विभव, यानी उसको Q इंटू वी जितनी एनर्जी मिल जाती है उस एनर्जी के साथ वो मूव करता है आवेश। वो जैसे ही गति करता है तो आवेश बीच के विस्तार में, यहाँ तक विद्युत क्षेत्र है तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से आवेश गति किया। जैसे वो D2 के अंदर एंटर करता है तो विद्युत क्षेत्र गायब, लेकिन वहाँ चुंबकीय क्षेत्र तो है ही। अब हमारे आवेश की वेलोसिटी डायरेक्शन इस तरफ है, हमारा चुंबकीय क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत तो बाहर की ओर है, तो उस पर जो फोर्स होगा वो उसके भी लंबवत होगा, अर्थात आवेश की वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड जब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो फोर्स उनके भी परपेंडिकुलर होता है, जिसकी वजह से आवेश के वेग के मान में तो कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती हैं और कण वृत्ताकार पथ पे घूम जाता है डियर। जैसे चुंबकीय बल लगता है कण को वो वृत्ताकार पथ पे घुमा देता है, तो कण अपने वृत्ताकार पथ पे आ जाता है। ऐसा हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब भी आवेश और आवेश के वेग की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत हो तो कण वृत्ताकार पथ को प्राप्त करता है। उसके वेग के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन उसकी डायरेक्शन बदल जाती है। ओके, फिर जैसे ये कण अर्धवृत्त यानी आधा चक्कर पूरा करता है, अर्थात जैसे वो D2 से बाहर आने को होता है, ठीक उसी समय AC सोर्स की धारा की दिशा भी बदल जाती है, अर्थात D2 पॉजिटिव और D1 नेगेटिव हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, वो इस तरफ हो जाती है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा तो आवेश पर धनावेश और बल हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होता है। फिर उस पर एक बल लगता है और QV जितनी ऊर्जा फिर मिल जाती है उसको, वो फिर अधिक ऊर्जा के साथ यानी अधिक वेग के साथ फिर आगे बढ़ता है और वो एंटर करता है D1 के इस विस्तार में। जैसे वो अंदर एंटर करेगा फिर हम कहेंगे वेग और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, तो फोर्स उनके भी लंबवत होगा। कण फिर वृत्ताकार पथ पे घूमता है, लेकिन इस बार जो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है वो इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि हमने पहले ही बताया था वृत्ताकार पथ की जो त्रिज्या रेडियस होती हैं वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, यानी जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी वैसे वैसे उसकी रेडियस भी इंक्रीज़ होगी। ओके, लेकिन उसका जो आवर्तकाल यानी आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी कण की, वो कांस्टेंट रहती है, याद रखना डियर। ये हम पहले आपको डिस्कस कर चुके हैं। इसकी आवृत्ति अचर रहती है, भले ही कण अधिक वेग से बड़े वृत्ताकार पथ पर क्यों ना घूम रहा हो, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, अर्थात उसको एक चक्कर करने में लगा समय T अचर है, एक सेकंड में चक्करों की संख्या वो कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, खाली वेलोसिटी के साथ उसकी रेडियस लगातार बढ़ती रहेगी। फिर कण अधिक वृत्ताकार पथ पर, बड़े वृत्ताकार पथ पर घूमता हुआ जैसे ही वो D1 से बाहर आता है, ठीक उसी समय फिर डायरेक्शन चेंज होता है, D2 हमारा D1 पॉजिटिव और D2 नेगेटिव हो जाता है। फिर उस पर बल लगता है, फिर वो एनर्जी प्राप्त करता है, फिर वो बड़े वृत्ताकार पथ पे घूमता है, अर्थात ये प्रोसेस चलता रहता है, यानी हर एक आधे चक्कर के बाद उसकी एनर्जी इंक्रीज होती रहती है, जिससे उसके वृत्ताकार पथ की त्रिज्या भी बढ़ती रहती है। जब वो कण गति करता करता D1 D2 की सतह के जस्ट निकट पहुंच जाता है तो यहाँ पर एक अतिरिक्त चुंबकीय क्षेत्र लगाकर उसको बाहर निकाला जाता है निर्गम झिर्री द्वारा, यानी जहाँ एग्जिट होता है वहाँ से उसको हम बाहर निकाल देते हैं। फिर सामने टारगेट होता है जहाँ पर उसको गिरा कर जो हमें जैसे किसी न्यूक्लियस की संरचना का अध्ययन करना हो या आयन इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया करनी हो, कृत्रिम रेडियोएक्टिव तत्व बनाना हो, इस तरह से फिर हम टारगेट को पसंद करते हैं। तो ये था साइक्लोट्रॉन की बनावट और क्रियाविधि। इसमें थोड़ी ड्रॉबैक है कि D1 D2 का आकार बहुत बड़ा कमरे के आकार होता है, जिसके भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाए रखना संभव नहीं होता। हमने कहा था कि भाई हर आधे चक्र में जैसे कण बाहर आता है ठीक उसी समय AC वोल्टेज की आवृत्ति भी बदल जानी चाहिए, यानी उसकी धारा की दिशा बदलनी चाहिए। इट मीन्स एक रेजोनेंस की कंडीशन है यहाँ पर, अनुनाद की कंडीशन कि कण की आवृत्ति है ना और AC सोर्स की आवृत्ति, C4 साइक्लोट्रॉन में आवेशित कण की आवृत्ति AC सोर्स की फ्रीक्वेंसी दोनों का सेम होना ज़रूरी है। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो साइक्लोट्रॉन वर्क नहीं करेगा। ओके, तो यहाँ पर भी हमने विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र यूज़ किए हैं जो एक दूसरे के लंबवत हैं और इसमें एक रेजोनेंस कंडीशन है, इसी कंडीशंस पे ही साइक्लोट्रॉन वर्क करता है।
हमने ड्रॉबैक एक बताया था कि D1 D2 का आकार बहुत बड़ा होता है, इतने बड़े आकार के भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाए रखना संभव नहीं हो पाता। दूसरा, अगर हम इलेक्ट्रॉन जैसे हल्के कण को यूज़ करें, कि इलेक्ट्रॉन जैसे हल्के कण को आप यूज़ करते हैं तो साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी, साइक्लोट्रॉन में जो आवेशित कण होता है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत अधिक हो जाती है, इसलिए आपको AC सोर्स की फ्रीक्वेंसी अधिक करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमें ये कंडीशंस फॉलो करनी है। इसलिए इलेक्ट्रॉन जैसे हल्के कणों के लिए साइक्लोट्रॉन एक उचित साधन नहीं है। और यदि इस कण का वेग बढ़ते बढ़ते यदि प्रकाश के वेग के सन्निकट हो जाता है तो आइंस्टाइन के सापेक्षवाद के सिद्धांत के अनुसार इस कण की वेलोसिटी, आइंस्टाइन के सापेक्षवाद सिद्धांत के अनुसार जब इसका वेग प्रकाश वेग के सन्निकट पहुंच जाएगा तो इसके मास में चेंज हो जाता है। जब मास बदलेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी। इट मीन्स एक अवस्था ऐसी आ जाएगी कि फिर ये दोनों एक दूसरे को इक्वल यानी समीकरण को सेटिस्फाइड नहीं करेंगे। इसलिए हमें इसके वेग को प्रकाश के वेग के सन्निकट नहीं पहुंचने देना है। ओके, ये था बनावट और क्रियाविधि। अब थोड़ा सा अगर आपको मैं रिवाइज करा दूं इसके सिद्धांत के बारे में, जैसे मैंने आपको बोला था कि वेलोसिटी बढ़ेगी तो रेडियस बढ़ेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती हैं, तो समझा देता हूँ। वो उसका प्रिंसिपल है, यानी साइक्लोट्रॉन के सिद्धांत पे वर्क करता है कि जब भी कोई आवेशित कण Q है ना एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, जैसे कोई आवेशित कण Q एक समान चुंबकीय क्षेत्र में V वेग से और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत एंटर करता है तो उसका जो फोर्स होता है वो इसके भी लंबवत होता है और कण को वो वृत्ताकार पथ पे घुमा देता है। जब कण वृत्ताकार पथ पे घूमता है तो उसके लिए हमें आवश्यक होता है केंद्रगामी बल mv² बना, जो हमें दे देता है चुंबकीय बल F बराबर QVB। वैसे साइन थीटा भी होता है लेकिन थीटा 90 है तो साइन 90 1, क्योंकि हमारा चुंबकीय बल जो होता है वो QVB साइन थीटा, इट मीन्स 90, साइन 90 इक्वल टू 1, तो चुंबकीय बल हुआ QVB के इक्वल। ओके, ये 1 हो जाता है आपका। ठीक है डियर, तो ये था आपका चुंबकीय बल QVB, जो हमें ये केंद्रगामी बल प्रदान करता है। V से V कैंसिल आउट, R ऑब्जेक्ट बनाएं तो mv/qb, यानी वृत्ताकार पथ की जो त्रिज्या होती है R वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होती है, R प्रोपोर्शनल टू V। एंड जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होगी वैसे वैसे रेडियस भी इंक्रीज होगी। T होता है 2π/ω, आपको मालूम हो डियर, तो V इक्वल टू होता है R ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल टू V/R। ओमेगा की वैल्यू पुट कर दिए, V/R, R ऊपर आ गया। अब R की वैल्यू पुट कर दिया डियर, तो आपको आवर्तकाल T का ही फॉर्मूला मिलता है mv/qb। V से V कैंसिल आउट, तो आवर्तकाल T इक्वल टू 2πm/qb। ये T आप अगर T के फॉर्मूले में देखते हैं डियर तो कहीं पर भी ना तो V है ना ही R है, यानी आवर्तकाल जो है ना तो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है और ना ही रेडियस पर। और ये जिन जिन राशियों पर डिपेंड करता है वो सब राशियाँ कांस्टेंट हैं। Q कण का पार्टिकल जो भी है उसका चार्ज है ये कांस्टेंट रहता है। B यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, वो भी कांस्टेंट है। M कण का द्रव्यमान समय स्थान पर निर्भर नहीं करता। फिर फ्रीक्वेंसी F क्या होता है 1/T, तो ये हुआ QB/2πm। इट मीन्स डियर फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट रहती है। ओके, तो साइक्लोट्रॉन इस सिद्धांत पर वर्क करता है। जैसे जैसे आप वेलोसिटी बढ़ाओगे रेडियस बढ़ेगी, वेलोसिटी इंक्रीज करेंगे आप तो रेडियस बढ़ेगी, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी पर या उसके आवर्तकाल पर कोई असर नहीं रहता। तो ये है साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत। साइक्लोट्रॉन इस सिद्धांत पे वर्क करता है डियर। ओके डियर, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बायो-सावर्ट का नियम। जैसे आप देख सकते हैं एक विद्युत धारावाही चालक तार है जिसमें सपोज I मान की धारा बह रही है। इस विद्युत धारावाही चालक तार के कारण हमें किसी दिए गए बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ओके, तो बायो-सावर्ट ने विद्युत धारावाही चालक तार के कारण किसी दिए गए बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान व दिशा क्या होगी उसके लिए उसने एक फॉर्मूला डेराइव किया। उसने कहा कि सबसे पहले संपूर्ण तार को आप छोटे छोटे अल्पांश खंड में विभक्त कर दें। एक छोटा अल्पांश खंड यहाँ दर्शाया गया, सपोज जिसकी लंबाई dl और जिसमें I मान की धारा बह रही है। क्योंकि जितने भी आप अल्पांश खंड लेंगे ना, ये सभी अल्पांश खंड क्या सीरीज में, श्रेणी क्रम में, तो सब में धारा का मान समान ही होता है। इसको बोलते हैं विद्युत धारावाही खंड। विद्युत धारावाही खंड के सापेक्ष बिंदु P का
सपोज स्थिति सदिश हैं आर, स्थिति सदिश आर विस्थापन सदिश dl के बिटवीन सपोज एंगल है थीटा। तो बायो सावर्ट के नियम के अनुसार किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वह किसके प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट विद्युत धारावाही खंड के समानुपाती। सेकेंड, जैसे मैं अभी मैग्नीट्यूड लिखूँ यदि, तो वो विद्युत धारावाही खंड यानी IDL के प्रोपोर्शनल, विस्थापन सदिश वो स्थिति सदिश के बीच के एंगल यानी थीटा के प्रोपोर्शनली, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के वित्त का समानुपाती होता। तो dB इज प्रोपोर्शनल टू IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अगर आप प्रोपोर्शनल सिंबल हटाते हैं तो कांस्टेंट के रूप में μ0 अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। μ0 अपॉन 4 पाई, μ0 को हम बोलते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। निर्वात की चुंबकशीलता जिसकी वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर, T4 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक मीटर अपॉन एम्पियर। ओके, अगर मैं इस dB को वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इस तरह से लिख सकता हूँ μ0 अपॉन 4 पाई IDL क्रॉस R अपॉन आर क्यूब। DL क्रॉस R, DL R साइन थीटा, एक आर एक्स्ट्रा मिला तो मैंने यहाँ आर क्यूब कर दिया, क्योंकि पहले आपने क्या फॉर्मूला में आर स्क्वायर दिया, तो आर को एडजस्ट करके सेटिंग किया गया इस तरह से। अब dB की जो डायरेक्शन है वो DL वो R से बनने वाले समतल की लंबवत होगी, तथा जिसे आप दाहिने हाथ के स्क्रू के नियम की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। ओके, अगर मैं यहाँ डायरेक्शन बताऊँ डियर, तो इसकी डायरेक्शन इस पृष्ठ के तल के लंबवत अंदर की, इसलिए मैं यहाँ क्रॉस सिंबल यूज़ कर रहा हूँ। क्रॉस इस पेपर के तल के लंबवत व अंदर की ओर होगा। ओके, अगर मुझे संपूर्ण तार की वजह से चुंबकीय क्षेत्र चाहिए तो क्या करना होगा, मैंने जितने भी अल्पांश खंड लिए थे उन सबका ऐसे चुंबकीय क्षेत्र फाइंड करो, वे सबको सिग्मा करो। फिर हम ये कहें कि भैया सभी अल्पांश खंड सतत छोटे छोटे स्मॉल खंड है ना, तो सिग्मा को आप समाकलन में कन्वर्ट कर सकते हैं डियर। तो μ0 I अपॉन 4 पाई सदिश DL क्रॉस R अपॉन आर क्यूब। ये आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारावाही चालक तार की वजह से चुंबकीय क्षेत्र B का रिजल्ट, जिसका मान और फिर आप डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। ये था बायो सावर्ट का नियम। फिर हम इसी बायो सावर्ट के नियम का यूज़ करके विद्युत धारावाही एक लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र फाइंड करेंगे, और वो आपको हम फिर नेक्स्ट डे समझाएंगे।